हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 1994 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पर सबसे ज्यादा यानी 9.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज माना जाता है। रिलीज होने के बाद इस मूवी ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे। आज भी इस मूवी को कोई मूवी टक्कर नहीं दे सकती। ये मूवी काफी जबरदस्त है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें एंडी डुफ्रेन को दिखाया जाता है, जो एक सक्सेसफुल बैंकर है। एंडी को पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। एंडी को हम उसकी गाड़ी में एक गन के साथ देखते हैं। इसके अगले ही सीन में हम एंडी को अदालत में देखते हैं, जहां पर उस पर इल्जाम है कि उसने अपनी बीवी और उसके लवर का कत्ल कर दिया है। सारे सबूत एंडी के खिलाफ होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सच में एंडी ने ही उसकी बीवी और उसके लवर का कत्ल किया है। इस जुर्म के लिए एंडी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। एंडी को एक जेल में भेजा जाता है जिसका नाम होता है द शॉशैंक रिडेम्पशन। इसी जेल के नाम पर इस मूवी का नाम रखा गया है। इस जेल से आज तक कोई भी कैदी नहीं भाग पाया है, क्योंकि इस जेल में कानून बहुत सख्त होता है। यहाँ पर कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। मामूली सी गलती पर बहुत बुरी सजा दी जाती है। बहुत दिनों तक एंडी यहाँ किसी से बात नहीं करता, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात रेड से होती है। रेड इस जेल में सिर्फ अकेला ऐसा बंदा है जो इस जेल में कोई भी सामान मंगवा सकता है। एंडी उससे कहता है कि मुझे एक छोटी हथौड़ी चाहिए। रेड कहता है कि कहीं तुम्हारा जेल में सुरंग खोदने का इरादा तो नहीं। एंडी कहता है नहीं, उस छोटी हथौड़ी से कोई सुरंग नहीं खोद सकता। रेड एंडी को बताता है कि इस जेल में 3 कैदियों की तुम पर बुरी नजर है, उनसे बचकर रहना। कुछ दिनों बाद जेल में नया सामान आता है। इसी में रेड ने एंडी के लिए हथौड़ी भी मंगाई होती है। लाइब्रेरियन ब्रुक्स के हाथों रेड एंडी तक वो हथौड़ी पहुंचा देता है। एंडी को जेल में लॉन्ड्री में काम दिया गया था। एक दिन जब वो लॉन्ड्री में काम कर रहा था, तभी उसे वो तीनों कैदी घेर लेते हैं। वो एंडी को बहुत मारते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं। वो एंडी को बहुत जख्मी कर देते हैं। ये सिलसिला लगातार 2 साल तक चलता है। एक दिन जेल का वार्डन रेड और उसके सभी साथियों को छत की मरम्मत करने का काम देता है। इन साथियों में एंडी भी शामिल होता है। एंडी रेड और अपने साथियों के साथ छत पर काम कर रहा था। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम हेडली होता है। हेडली अपने साथियों से कहता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं, लेकिन मुझे डर है कि सरकार उन पैसों को टैक्स के रूप में काट लेगी। एंडी उसकी बात सुन लेता है। वो उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा है। इस बात पर हेडली को गुस्सा आता है और वो एंडी को उस बिल्डिंग के किनारे पर ले जाता है। तभी एंडी उसे बताता है कि सरकार का एक नियम है कि कोई भी आदमी अपने पूरे जीवन काल में एक बार अपनी पत्नी को $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इन पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वकील की जरूरत होगी और मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन बदले में मेरे सभी दोस्तों को 3-3 बियर्स पिला देना। हेडली इस काम के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन हम एंडी के सभी साथियों को छत पर बियर पीते हुए देखते हैं। एंडी और रेड के बीच अब काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। अपने खाली टाइम में एंडी पत्थरों को तराश कर उनसे छोटी छोटी चीजें बनाता है। एक दिन जेल में सभी कैदियों को एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसकी हीरोइन एंडी को काफी पसंद आ जाती है। एंडी रेड से कहता है कि मुझे इस हीरोइन का एक पोस्टर चाहिए। रेड कहता है कि इसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही वो तीनों कैदी एंडी को फिर से प्रोजेक्शन रूम में पकड़ लेते हैं, लेकिन अब की बार एंडी उन पर पलटवार करता है। लेकिन एंडी उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। वो कैदी एंडी को काफी मारते हैं। वो लोग एंडी को अधमरा कर देते हैं, जिस वजह से एंडी को 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। जिस कैदी ने एंडी को मारा था उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। लेकिन 1 महीने बाद जब उसे काल कोठरी से निकालकर अपने सेल में डाला जाता है, तभी उसके पास हेडली आता है। हेडली उसे बहुत मारता है। वो उसकी टांगे और उसकी बाजू तोड़ देता है, जिस वजह से उसे भी कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। 1 महीने बाद जब एंडी हॉस्पिटल से वापस आता है, तब रेड उसके लिए वो पोस्टर लेकर आता है। वो उसे वो पोस्टर गिफ्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद ही जेल का वार्डन एंडी के सेल में आता है। वो उसके सेल की तलाशी लेता है,
लेकिन वहाँ पर वार्डन को कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे उसे एंडी पर शक होता। दरअसल ये तलाशी एक बहाना होती है। हेडली ने वार्डन को बताया था कि एंडी ने मेरे $30,000 बचाए हैं, इसलिए वो एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के सेल में उसे उस एक्ट्रेस के पोस्टर्स भी दिख जाते हैं। वार्डन एंडी से कहता है कि वैसे तो ये सब यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन कभी कभी हम इन चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वार्डन के हाथ में एंडी की बाइबल होती है। सेल से निकलने के बाद वो बाइबल एंडी को लौटा देता है और उसे कहता है कि सच में मुक्ति इसी में है। इसके बाद वार्डन वहां से चला जाता है। इसके बाद ही एंडी को वार्डन अपने पास बुलाता है। दरअसल वार्डन एंडी से इम्प्रेस हो गया था। वो एंडी को असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एंडी एक बूढ़े आदमी जिसका नाम ब्रूक है उसके अंडर काम करता है। धीरे धीरे टाइम गुजरता है और एंडी उस लाइब्रेरी में बैठकर ही सभी ऑफिसर्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। अब एंडी को ऐसा करते करते बहुत साल बीत जाते हैं। उसके पास अब काफी कस्टमर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने आते हैं। यहाँ तक कि दूसरी जेलों से भी ऑफिसर्स एंडी के पास ही आते हैं। एंडी को अब काम में एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बनाता है। लेकिन एक दिन लाइब्रेरियन ब्रूक एक आदमी के गले पे चाकू रखता है और उसे मारने की कोशिश करता है। एंडी ब्रूक को समझाता है कि उस आदमी को छोड़ दो। दरअसल ब्रूक को इस जेल में 50 साल बीत चुके हैं और आज उसकी सजा माफ हुई थी, लेकिन वो इस जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था। इसलिए वो उस आदमी के गले पे चाकू रखता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है ताकि उसकी सजा बढ़ जाए और उसे अपनी सारी जिंदगी इसी जेल में बितानी पड़े। लेकिन एंडी के समझाने पर वो उस आदमी को छोड़ देता है और कुछ देर बाद ब्रूक को जेल से आजाद कर दिया जाता है। लेकिन जब ब्रूक बाहर आता है तो वो देखता है कि दुनिया बहुत तेज हो गई है। जब वो जेल के अंदर गया था तब सड़कों पर इतनी गाड़ियां नहीं थी, लेकिन अब सड़क पर हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां दिखती है। इस तेज दुनिया में ब्रूक सरवाइव नहीं कर पाता, इसलिए वो एक होटल के कमरे में जाकर अपने आप को फांसी लगाकर मार देता है और वहां की दीवार पर लिख देता है ब्रूक्स वाज हियर। ये बात जब जेल में मौजूद एंडी और उसके साथियों को पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। ब्रूक की याद में एंडी और रेड मिलकर लाइब्रेरी का नाम बदलकर ब्रूक के नाम पर रखते हैं। कुछ दिन बाद वार्डन इनसाइड आउट नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करता है जिसके तहत वो जेल के कैदियों को बाहरी दुनिया में काम करने के लिए लेकर जाएगा। वार्डन का कहना था कि इस प्रोग्राम के तहत कैदियों को मेहनत से पैसा कमाना सिखाया जाएगा ताकि वो फ्यूचर लाइफ में कोई गुनाह ना करे। इस प्रोग्राम के अंडर वार्डन कैदियों से बहुत मेहनत वाला काम करवाता है। कैदियों के काम करने से वार्डन बहुत पैसे कमाने लगता है। उसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन ये सारा पैसा ब्लैक का होता है, इसलिए एंडी उसके पैसों को संभालता है। एंडी नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर रैंडल स्टीवंस नाम से एक बैंक अकाउंट खोलता है और वार्डन के सभी पैसों को उसी अकाउंट में जमा करता है ताकि अगर कल पुलिस को इस बारे में पता चले तो वो रैंडल स्टीवंस को ढूंढते रह जाएं, जबकि रैंडल स्टीवंस असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कुछ दिन बाद जेल में नए कैदियों को लाया जाता है जिनमें एक लड़का होता है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी इससे पहले भी बहुत सारी जेलों में जा चुका है। टॉमी को पता चलता है कि यहाँ पर एंडी सबकी मदद करता है। वो एंडी के पास जाकर उससे कहता है कि मैं अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे का ख्याल रख सकूं। एंडी उसकी बहुत हेल्प करता है। एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी रेड उसे बताता है कि एंडी ने अपनी बीवी और उसके लवर का कत्ल कर दिया था। अगले ही पल में हम टॉमी को एंडी और रेड के सामने देखते हैं, जहाँ पर टॉमी एंडी और रेड को बताता है कि एक दिन वो एक जेल में गया था जहाँ पर उसकी मुलाकात एक चोर से हुई थी। उस चोर ने टॉमी को बताया था कि मैं एक दिन एक घर में चोरी करने के लिए गया था। चोरी करते समय घर का मालिक जाग गया, लेकिन मैंने उस मालिक को मार दिया और उसके बाद उसकी बीवी को भी मार दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि लवर्स थे। वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी। लेकिन मजे की बात यह है कि कत्ल के इल्जाम में उसके बैंकर पति को अरेस्ट कर लिया गया। एंडी ये कहानी सुनकर शॉक हो जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एंडी बिल्कुल बेकसूर है। उसने अपनी पत्नी और उसके लवर का कत्ल नहीं किया था। एंडी ये सारी स्टोरी वार्डन को बता देता है, लेकिन वार्डन एंडी को छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि अगर एंडी यहाँ से चला जाता तो वार्डन के पैसों को यहाँ पर मैनेज करने वाला कोई नहीं था।
एंडी वार्डन से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, वरना मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। इस बात से वार्डन को गुस्सा आता है और वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डलवा देता है। वहीं दूसरी तरफ वार्डन टॉमी को अपने पास बुलाता है। वो टॉमी से पूछता है कि क्या तुम कोर्ट में गवाही दे सकते हो कि एंडी बेकसूर है। टॉमी कहता है कि मैं कहीं पर भी गवाही दे सकता हूँ। इस बात पर वार्डन टॉमी को मरवा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एंडी जेल से बाहर जाए। अब 1 महीने बाद वार्डन एंडी से मिलने काल कोठरी में आता है, लेकिन अभी भी एंडी उसे उसका काम करने के लिए मना कर देता है, जिस बात से वार्डन को और भी गुस्सा आता है और वो एंडी को फिर से 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर देता है। अभी तक इस जेल के किसी भी कैदी ने काल कोठरी में 2 महीने नहीं बिताए थे। अब 2 महीने बाद एंडी काल कोठरी से बाहर आता है, तभी उसके पास रेड आ जाता है। एंडी रेड को बताता है कि मेरा एक सपना है कि मैं यहाँ से बाहर निकलकर टेक्सास जाऊं। वहाँ पर एक बीच है जहाँ के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ हर कोई अपने आप को भूल जाता है। मैं वहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और कुछ पुरानी बोट्स खरीदकर बीच पर उनकी मरम्मत करूंगा और फिर नाव खरीदकर समंदर में मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाऊंगा। तभी रेड उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये उम्मीद तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। एंडी कहता है कि फिर मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर जीऊं या मैं मर जाऊं। एंडी रेड को बताता है कि तुम मुझसे वादा करो, जब भी तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम बस्टन में एक गार्डन में जाओगे जहाँ पर पत्थरों की एक दीवार बनी हुई है। उस पत्थरों की दीवार में तुम्हें एक काला पत्थर मिलेगा जिसके नीचे मैंने तुम्हारे लिए एक अमानत रखी होगी। तुम उस अमानत को अपने पास रखोगे। इसके बाद एंडी वार्डन का काम करने के लिए चला जाता है। वो वार्डन का काम खत्म करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक सेफ में रख देता है। काम खत्म करने के बाद वार्डन एंडी से कहता है कि मेरे कपड़े इस्त्री करवा देना और मेरे जूतों को आईने की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है। रेड को एंडी की बहुत फिक्र होती है। उसे लगता है कि एंडी आज रात में सुसाइड कर लेगा, लेकिन अगली सुबह जब सभी कैदियों के सेल्स के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी बाहर नहीं आता। तभी एक ऑफिसर एंडी के सेल में जाता है। वहाँ पर वो देखकर चौंक जाता है कि एंडी सेल में से गायब है। तभी वहाँ पर वार्डन आता है। वार्डन कहता है कि कल रात लाइट बंद होने से पहले एंडी अपने सेल में था, लेकिन अचानक वो कहाँ गायब हो गया। वार्डन एंडी के दोस्त रेड को बुलाकर उससे पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड उसे बताता है कि मुझे नहीं पता एंडी कहाँ है। इस बात से वार्डन को गुस्सा आता है और वो एंडी के तराशे हुए पत्थर दीवारों पर फेंकता है। तभी एक पत्थर उस पोस्टर पर लग जाता है। पत्थर लगने से वो पोस्टर फट जाता है। वार्डन जब उस पोस्टर को फाड़ कर देखता है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उस पोस्टर के पीछे एंडी ने जेल की दीवार में एक सुरंग खोदी थी। ये देखते ही वार्डन अपने आदमियों को एंडी को ढूंढने में लगा देता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एंडी अपनी हथौड़ी की मदद से हर रात दीवार को खोदता था और उससे निकलने वाली मिट्टी को वो हर दिन जेल के आंगन में बिखेर देता था। जेल से भागने से पहले एंडी ने वार्डन का सूट और उसके शूज पहन लिए थे और उसके बाद अपना सामान पैक करके वो उसी सुरंग की मदद से बाहर निकल गया था। जेल से बाहर आने के बाद उसने गटर की एक पाइप को फोड़ा और उसी गटर की पाइप में घुसकर वो वहां से बाहर निकल गया। ये गटर की पाइप 5 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर होती है और आखिरकार एंडी उस जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन भागने के बाद वो सीधे उसी बैंक में जाता है जहां पर उसने रैंडल स्टीफन्स नाम से अकाउंट बनाया था। वो वार्डन के सारे पैसे उस अकाउंट से निकाल लेता है, क्योंकि वो उस अकाउंट के साइन करना जानता था। अब तक उस अकाउंट में $3.5 लाख जमा हो गए थे। एंडी उन सभी को विड्रॉ कर लेता है और एक न्यूज़पेपर के लिए वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर देता है जिसमें वार्डन का सारा कच्चा चिट्ठा लिखा होता है। न्यूज़पेपर के पास जब ये खबर पहुंचती है तो वो उसे फ्रंट पेज पर छापते हैं। वार्डन को भी इस बारे में पता चल जाता है। तभी उस जेल की तरफ पुलिस आ जाती है। वार्डन सेफ को खोलकर देखता है कि एंडी ने उसमें क्या रखा था। तभी वो देखकर चौंक जाता है कि उस सेफ के अंदर एंडी ने अपनी बाइबल रखी थी, जिसके अंदर वो अपनी हथौड़ी को छुपाया करता था। ये देखकर वार्डन की आंखें पूरी तरह से खुली रह जाती हैं। पुलिस वार्डन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अरेस्ट होने के डर से वार्डन अपने ही कमरे में सुसाइड कर लेता है। कुछ टाइम बाद रेड को भी इस जेल में 50 साल बीत जाते हैं और उसकी सजा भी माफ कर दी जाती है। रेड उस जेल से निकलकर उसी कमरे में आता है जहां पर ब्रूक ने एक रात गुजारी थी। लेकिन रेड ब्रूक की तरह सुसाइड नहीं करता। उसे एंडी की कही हुई बात याद आती है
और वो तुरंत बस्टन पहुंच जाता है। बस्टन में वो उसी गार्डन में चला जाता है और उस पत्थरों की दीवार में वो काले पत्थर को ढूंढता है। कुछ टाइम तक ढूंढने के बाद उसे वो काला पत्थर मिल जाता है और उस काले पत्थर के नीचे उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एंडी ने उसके लिए एक खत रखा था और कुछ पैसे रखे थे। उस खत पर एंडी ने कहा था कि मेरे दोस्त रेड, मैं अपनी बताई हुई लोकेशन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। मेरे दोस्त रेड, उम्मीद इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सभी में से उम्मीद सबसे अच्छी चीज है। लेटर को पढ़ने के बाद रेड इमोशनल हो जाता है और तुरंत टेक्सास के लिए निकल जाता है, जहां पर बीच पर उसे एंडी अपनी बोट को रिपेयर करते हुए मिल जाता है। एंडी उसे देखकर खुश हो जाता है और यहाँ पर दोनों दोस्त एक दूसरे से मिल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी समाप्त होती है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।